तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 444 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड में एकदम से अलग सा ट्विस्ट दिखाया जा रहा है। मतलब हमें सारे एपिसोड में ट्विस्ट पर ट्विस्ट ही दिखाई जा रही, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर्स भी काफ़ी सरप्राइजिंग और साथ में शुरुआत में थोड़ी मोड़ी बोरिंग लग सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। लू फेंग की ब्लड शैडो ब्लेड हर एक मैटर और एनर्जी को काटते हुए आगे बढ़ना शुरू करती और अपने लू फेंग को 6 लॉर्ड्स की असिस्टेंस मिली होती, जिसकी वजह से वो सारे फोर्सेस को बड़ी आराम से मक्खन की तरह काटते हुए निकल जाता है। एक फ्लैश ऑफ आइट में वो पूरे के पूरे हिनवन एंचेस्टर्स को कंप्लीटली वापस से ओवर पावर करके निकल जाता है और किसी में इतनी पावर्स नहीं होती कि वो लू फेंग को रोक भी सके। अब जैसे लू फेंग अपनी ब्लड शैडो ब्लेड की पावर्स को यूज करता है तो उसकी वजह से बाकी के हिनवन एंचेस्टर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और इस वजह से लॉर्ड जिंगमेंग की पकड़ टाइम एंड स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो लू फेंग की ब्लेड को बहुत ही स्पीड से स्पेस एंड टाइम के अंदर ट्रांसवर्स कराकर निकाल लेते हैं और एक इंस्टेंस में सारी हिनवन एंचेस्टर्स अपने लॉर्ड्स को पकड़ने की सारी चीज़ें खो देते हैं। वो उम्मीद ही खो चुके थे कि हम कभी उनको पकड़ ही नहीं सकते हैं। इसको देखकर हिनवन एंचेस्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, हम उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं। और बिंग फेंग हिनवन एंचेस्टर्स भी यहाँ पे इस नज़ारे को देखकर कहते हैं कि लू फेंग का ब्लेड सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हम सारे फोर्सेस ने मिलकर लू फेंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब लोग टुकड़ों में बट गए। किसी में इतनी पावर्स नहीं थी कि वो उसका सामना भी कर सके, उसको रोक सके। वो हिनवन एंचेस्टर भी एग्री करते हुए कहता कि हाँ, तुमने सही कहा, उसकी ब्लेड एक अनस्टॉपेबल जैसी बन चुकी है। यहाँ तक कि हमारी फोर्सेस 2 गुनी 3 गुनी भी पावरफुल हो जाएगी, फिर भी हम उस ब्लेड लाइट को नहीं रोक सकते हैं। इसी के साथ हिनवन एंचेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम भी कहता कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन युवान अपने डिफरेंट फोर्सेस के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट करता था। वो फॉर्मेशंस पावर्स को बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा दिया करता था, लेकिन फिलहाल में लू फेंग अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे था, लेकिन फिर भी वो अकेले पावर्स को यूज़ कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद हम उसे नहीं रोक सकते थे, जो कि उसकी पावर्स को दर्शाती है। जिसको सुनकर चूसिन हिनवन एंचेस्टर, जो कि नंबर 1 रैंकिंग पे आता है अपने डिफेंसिव के मामले में, वो भी यहाँ पे लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि लू फेंग की ब्लेड सच में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल और साथ में लू फेंग भी उतना ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। जिसको सुनकर इन्फिनिट सर्पेंट हिनवन एंचेस्टर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ पे मसला ये नहीं है कि वो भागते हैं या फिर नहीं, क्योंकि 8 लॉर्ड्स वो कम्प्लीटली इमॉर्टल हैं। अगर यहाँ पर 1 और 2 अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को पूरी तरह से तबाह भी क्यों ना कर ले, तो वो फिर भी खुद को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। वो भागे या ना भागे, इससे कोई मसला नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि युवान उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। युवान को एक बहुत ही बड़ा ब्लो लग चुका है, जिसके साथ यान हो हिनवन एंचेस्टर भी एग्री करते हुए कहता कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि युवान का जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और वो कुछ भी रेसिस्ट नहीं कर सकता था। इसी वजह से लू फेंग और बाकी सब इतनी जल्दी से भागे थे, क्योंकि उनको डर था कि वो फाइट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे युवान के साथ हुआ क्या, युवान पूरी तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुका था। उसकी कॉन्शियसनेस अपने माइंड के अंदर ट्रैप हो चुकी थी, वो बाहर देख ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर इस सब चीज़ के अलावा हमें एक और चीज़ पता चलने वाली, जो है इमॉर्टैलिटी को लेकर, जिसके साथ मोगुसी यहाँ पे हंसते हुए कहता कि हाँ, तुमने सही कहा, वो कम्प्लीटली इसमें डूब चुका है और जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मोगुसी ऐसी बातें कर रहा था, बाकी के हिनवन एंचेस्टर्स को खुश होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे हिनवन एंचेस्टर्स वो खुश तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ही कहीं ना कहीं खटक होती हैं। अगर मोगुसी, जो कि सोल पावर्स के हाईएस्ट लेवल पावर्स को विल्ड करता है, जो 6 कंपेनियंस के साथ ही युवान के स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम को इस लेवल तक बाउंड करने की पावर रखता है, तो क्या कोई दूसरे हिनवन एंचेस्टर इस सोल बेस्ड अटैक को रोक भी सकते हैं? क्योंकि सारे बंदे अच्छे से जानते थे कि जैसे मोगुसी अपने सोल पावर्स में सबसे अव्वल दर्जे पे आता है, वैसे ही अपने युवान की स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम की बात की जा रही है ना कि स्पिरिचुअल विल पावर की। यहाँ पे युवान के पास एक अलग ही तरीके की पावर्स थी, जो कि स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम से आती है, जिसकी वजह से युवान की स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम दूसरों के साथ मर्ज होकर सबकी पावर्स को एम्पलीफाई करती थी। इस वजह से युवान की पावर्स फॉर्मेशंस में
इतनी ज़्यादा थी। लेकिन इसी बात से वो ये डर रहे थे कि क्या युवान उस अटैक को नहीं सह पाया तो क्या हम नॉर्मल ह्यूमन जस्ट इस मोगू के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ में कुछ कर भी सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे वही सब मसला होता है। अब बिंग फेंग हिडवांचेस्टर्स उस मोगू सी तरफ वरीड होते हुए पूछता है कि अगर युवान को टाइम मिलेगा तो क्या वो रिकवर कर जाएगा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सांजू को भी, जो भी मोगू सी की तरफ देखना शुरू करते उसे भी जवाब चाहिए था कि क्या युवान रिकवर कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे युवान से रिलेटेड नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ह्यूमन एंसेस्टर से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे मोगुसी इन सारे कंपेनियंस के साथ मिलकर विरोध करना शुरू कर दे तो ये सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मोगुसी वहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना उससे ज़्यादा ही हो चुका है और मैंने उसको पूरी तरह से रिस्ट्रेन कर दिया। लेकिन अगर वो इन सब से पास भी करता, ओवरकम भी होता है तो वो सिर्फ 10 से 20% पावर्स को ही यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर उसने मेरे एक्चुअल सप्रेशंस को पार कर दिया तो यार उसकी पावर्स थोड़ी मोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उसके कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से दबा के रख दिया है। उसका आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्शन टूट चुका है। अगर वो कॉन्शियसनेस को भी रिगेन कर लेगा तो वो हमेशा के लिए इम्पेयर रह जाएगा, मतलब कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इम्पेयर मतलब वही होता है, मतलब कि अपने युवान एक तरह से सिर्फ कठपुतली बन कर रह जाएंगे। उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा 10-20% में क्या ही कर पाएगा कोई बंदा। तुम ही सोचो, जब लू फेंग की पावर ही 10-20% तक रहती है वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। यहाँ पे वो कहना चाहता कि यह हमेशा के लिए रह जाने वाली, जिसको देखकर बिंग फेंग हिनवांचेस्टर, सांजो और इन्फिनाट सर्पेंट हिनवांचेस्टर यहाँ तक कि सारे बंदे अपने ही ख्यालों में रह जाते कि क्या ये हमेशा के लिए अफेक्ट रहेगी। मोगुसी कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि अगर उसने सालों मतलब अपने काउंटलेस ईयर्स को भी अपने इन सारी चीज़ों में लगा दिए फिर भी वो अपने इन्फ्लुएंस को बेयरली सरपास कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर वो 50% पावर्स तक को भी यूज़ कर पाए तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वाली बात होगी। अब ये देखकर तो सारी हिनवांचेस्टर्स की मन ही मन में फट चुकी थी, बंदे पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। और यहाँ पर वुगू हिनवांचेस्टर बोलता है कि क्या एक इमॉर्टल लेवल एंटिटी को भी इतना ज़्यादा डीपली अफेक्ट किया जा सकता है। अब मोगुसी यहाँ पर एक शब्द बोलता है जिसको देखकर हम व्यूवर्स भी हैरान हो जाएंगे और बाकी के हिनवांचेस्टर्स तो हैरान होते ही। यहाँ पर वुगू हिनवांचेस्टर एक सवाल पूछता कि क्या ऐसे इमॉर्टल एंटिटी वाले बंदे भी इतना ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो मोगुसी यहाँ पे ये कहता है कि क्या इमॉर्टल रेलम एंटिटी, आखिरकार तुम सभी को किसने क्या दिया कि तुम सब इमॉर्टल लेवल के बंदे हो। इसको देखकर वहाँ पे सभी हिनवांचेस्टर हैरान हो जाते हैं, मतलब यार ये क्या कह रहा है ये वुगू हिनवांचेस्टर। तो ये सवाल पूछा था लेकिन ये मोगुसी क्या क्या दिया कि तुम सब इमॉर्टल हो ही नहीं, और तुमसे कितने कहा कि तुम इमॉर्टल हो। अब यहाँ पे इमॉर्टल शब्द ये हिनवांचेस्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस था और ये सब लोग एक्सेप्ट भी किया करते थे। एग्जाम्पल के रूप में किसी ने अगर मिस्टीरियस लैंड को डिफाइन कर दिया तो यार वो उस मिस्टीरियस लैंड के ओरिजिन कोर के साथ मर्ज हो सकता था। मतलब अपने लॉर्ड्स को देख लो तो उनकी लाइफ कोर नहीं होती है, लेकिन अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स की लाइफ कोर होती है जिसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो मारे जा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ह्यूमन एंसेस्टर अपने मिस्टीरियस लैंड को डिफाइन करता है तो उसकी लाइफ कोर उस मिस्टीरियस लैंड के लैंड ओरिजिन के अंदर चली जाती है। इसी वजह से वो इमॉर्टल कहलाता है, क्योंकि उस मिस्टीरियस लैंड को कोई तबाह ही नहीं कर सकता। और जब मिस्टीरियस लैंड कभी भी हिस्ट्री में खत्म नहीं हुई, तबाह नहीं हुई है, तो यार उसे इमॉर्टल ही कहा जाएगा ना, और वो एक इमॉर्टल बंदा ही कहलाएगा ना। तो यहाँ पे सबका यही मतलब था। कह सकते हो कि अपने जो इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवांचेस्टर तो उसके पास भी इन्फिनाइट वर्ल्ड कंट्रोल की हुई है, जिसकी वजह से ये बंदा इमॉर्टैलिटी को हासिल किए हुए, मतलब फ्यूचर में हमें इसके बारे में इतना नहीं बताया गया कि ये सच में उस डॉ ये सब को यूज करके इमॉर्टल बना या फिर नहीं, या फिर वो एक इन्फिनाइट वर्ल्ड को उसको रिफाइन करके इमॉर्टल बना है। अगर ये बात सच होगी कि इन्फिनाइट वर्ल्ड को रिफाइन करके इमॉर्टल बना है तो फ्यूचर में हम इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन का खात्मा होते भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाकी लॉर्ड्स को ही देख लो तो किसी और अलग तरीके से इमॉर्टल बने हैं, वहीं पे कुछ हिनवांचेस्टर्स वो अपनी इमॉर्टैलिटी को सच में हासिल किए, ना कि वो अपनी लाइफ कोर को छिपा हैं। इसी वजह से वो यहाँ पे हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि एक लाइफ कोर उसके अंदर हाइएस्ट लेवल की
पावर्स होती हैं। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि लाइफ को वो काउंटलेस क्लोन्स के अंदर मानी जाती है, उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से बंदे इमॉर्टल होते हैं। अगर आप क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दो तो वो बचे रहते हैं। अगर यहाँ पे देख लो जो नॉन इमॉर्टल बंदे हैं तो तब तक उनके पूरी तरह से क्लोन को न डिस्ट्रॉय कर दो तब तक यहाँ पर उनको नहीं मारा जा सकता, नॉन इमॉर्टल बंदे को भी। लेकिन यहाँ पे अगर उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए तो यहाँ मारे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि हाँ, नॉन इमॉर्टल बंदे को बड़ी ही ईजिली इमॉर्टल के मुकाबले में मारा जा सकता है। लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ। जिसके साथ यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो लॉर्ड्स हैं जो कि हिनवान लेवल डॉ को मास्टर कर रखे थे तो उन्हें तो ऑलरेडी इमॉर्टल बीइंग्स माना जाता है, क्योंकि डॉ हर एक बीइंग का पार्ट होता है। और जबकि डॉ को कभी भी तबाह नहीं किया जा सकता है तो यार लॉर्ड्स कभी भी मर नहीं सकते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले एक्सप्लेन कर रखा है। जिसके साथ मोगुसी यहाँ पे उन सबको फटकारते हुए कहा था कि इमॉर्टल ये तो बस तुम सबका खुद का विश्वास है कि तुम खुद को इमॉर्टल मानते हो। अगर यहाँ पे किसी ने तुम्हारे मिस्टीरियस लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पे अगर तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टीरियस लैंड को कंट्रोल करने से तुम सच में इमॉर्टल हो जाओगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पर एक ऐसी पावर्स आएगी जो कि तुम्हारे सारे क्लोन्स, तुम्हारे सारे थॉट्स को पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस में तबाह कर देगी। और उस वक्त तुम्हारी लाइफ कोर कभी भी छिप कर नहीं रह सकते और तुम मारे जाओगे। अब यहाँ पे उसके कहने का साफ मतलब था कि एक समय एक ऐसी पावर्स भी होगी जो कि तुम्हारे क्लोन्स को हर जगह से तबाह कर सकती है। और ये कहीं ना कहीं वो पावर्स को डिनोट करी जो कि लू फेंग के पास अभी ऑलरेडी मौजूद है। लू फेंग के पास एक पावर थी जो कि उसे उसी डिस्ट्रक्शन रेलम से मिली थी कि वो पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस को फिर से रिफर्निश कर सकता है, वहाँ पे एक नया एरा शुरू कर सकता है। वो इसी पावर्स को डिनोट कर रही थी कि वो किसी भी क्लोन्स को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कोर दिख जाएगी और उसकी लाइफ कोर पता चलने के साथ उसकी लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। उसी के साथ मोगुसी हंसते हुए कहता है कि यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स उन्हें क्या लगता है कि वो सच में इमॉर्टल हैं। अगर उनके सोल को इरेज कर दिया जाए तो उनकी मेमोरीज रिटर्न हो जाएंगी। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सच में इमॉर्टल बंदे हैं? मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अनडाइंग बीइंग पे चली गई है। यहाँ पे कह सकते हो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अनडाइंग बीइंग क्या होता है, आपको पता ही है अनडाइंग बीइंग कैसे बंदे हैं। उनके बॉडी को या फिर डिस्ट्रॉय कर दो या फिर सोल को डिस्ट्रॉय कर दो। तो यहाँ पर भी सेम केस वही है लॉर्ड्स के साथ, जो कि नॉन इमॉर्टल लॉर्ड्स है तो उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो, मारे जाएंगे। लेकिन जो इमॉर्टल बंदे हैं उनके सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा मोगुसी के हिसाब से। अगर हम किसी बंदे के सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दें तो यार वो बंदा जी कर क्या ही करेगा। यहाँ पे सोल को डिस्ट्रॉय करने से ये मतलब नहीं है कि ये बंदा कंप्लीटली मारा ही जाएगा। यहाँ पे सोल को डिस्ट्रॉय करने से ये मतलब है कि सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद आपकी सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। आप मरोगे तो नहीं, लेकिन आप एक नए व्यक्ति बनकर आ जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि आप मारे जा चुके हो, आपकी प्रीवियस सेल्फ मारी जा चुके हो और आप एक नए बंदे बन चुके हो जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम अब जैसे ही मोगुसी की बातें सारी ह्यूमन जस्टिस सुनते हैं यार, उन सब के बीच में एक चुप्पी सी माहौल हो जाती है, क्योंकि यार सबको पता चलता है कि जो वो समझ रहे थे कि वो इमॉर्टल हैं वो असल में इमॉर्टैलिटी है ही नहीं। जिसके साथ यहाँ पे मोगुसी एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस से कहता है कि सिर्फ मैं ही वो इकलौता बंदा है जो कि पूरे के पूरे हाईएस्ट सोल लेवल पावर्स को पोजेस करता है और कोई भी मेरे एसेंस को टच नहीं कर सकता है। मेरी पावर्स काउंटलेस लाइव्स जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के नीचे है उन सभी के अंदर पाई जाती है, यहाँ तक कि वो ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर भी पाई जाती है। कोई भी मुझे तबाह नहीं कर सकता है। जिसको सुनकर बिंगफेंग ह्यूमन एंसेस्टर उसे कहता कि मोगुसी ऐसी बकवास करना बंद करो। यहाँ तक कि लूफेंग वो खुद एक रिमोटली प्रोजेक्ट पावर्स को यूज कर सकता है, वो कहीं भी एक जगह से जा सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को तबाह नहीं कर सकता। मतलब कि वो अपने क्लोन्स को मैनिफेस्ट तो कर सकता है, लेकिन वो उस मैनिफेस्टिंग पावर से हमारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी तबाह नहीं कर सकता है। तो आखिरकार ह्यूमन एंसेस्टर्स के क्लोन जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं उसको कौन ही तबाह कर पाएगा? ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि एक मिस्टीरियस लैंड को तबाह कर पाना, उसको रिफाइन कर पाना है इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो आखिरकार उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है? मैंने कभी भी ऐसा होते हुए नहीं सुना है। अब यहाँ पे सारे ह्यूमन एंसेस्टर मोगू के साथ कोलैबोरेट कर चुके थे, वो मिलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ मोगुसी के प्रति उनकी नफरत लॉर्ड से
थोड़ी सी कम होती है, उनकी नफरत इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा होती है। आफ्टर ऑल मोगुसी, जैसे कि हम मैलगस कहा करते हैं, मतलब इसका एक नया नाम भी होता है मैलगस, जिसको कि मैं मोगुसी ही बुलाऊंगा। मोगुसी वहाँ पे उसके पास पावर्स थे कि वो सोल को डिवोर कर सकता था, लेकिन ये सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड्स के सोल को डिवोर नहीं करता था, बल्कि ये नंबरस इनेट इन वन लाइफ फॉर्म्स को भी कंज्यूम कर रखा है, जिसकी वजह से इन सभी की बंदे की भी गुस्सा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। और हिनवा एंचेस्टर वो कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, इसी वजह से इसका उन सबको एंड्योर करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका सिर्फ मुकाबला अपने जिंगमैंग ही कर सकते हैं, जिसके साथ मोगुसी यहाँ पे कोई भी पोलाइटनेस नहीं दिखाता और कहता है कोई नहीं, अब यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग के अलावा कोई भी हिनवा एंचेस्टर ऐसा नहीं था जो कि उसको डरा धमका सके, जिसके कारण वो उसके बारे में ख्याल ही नहीं रखता, क्योंकि वो जानता था कि ये बंदे में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। और ये सो को इमॉर्टल भी मोगुसी की आंखों में कुछ भी नहीं था, वो उन्हें एक कमज़ोर बस एक पावरफुल बंदा जानता था, जिसके पास ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस हैं, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सब बात करने लगते हैं। लेकिन सबसे आंखों सर पे हिनवा एंचेस्टर होता है, वो वहाँ पर सबसे ऐलान करते हुए कहता है कि युवान की कॉन्शियसनेस जा चुकी है, अगर वो अपने कॉन्शियसनेस को वापस पा भी लिया तो उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम होगी। चलो ये बैटल हम लोग जीत चुके हैं। अब ये सुनकर हिनवा एंचेस्टर फिर से सबसे कहता है कि हम लोग ये जीत चुके तो हमें रिटर्न होकर एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। लेकिन यहाँ पे यानहू हिनवा एंचेस्टर सबसे कहते हैं कि देखो सब लोग हम लोग यहाँ पे अलग अलग अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 8 लॉर्ड्स हमें हंट डाउन कर सकते एक एक करके, इसलिए वो अपने सारे को मिलकर एक साथ ट्रैवल करने का फैसला करते हैं, क्योंकि भले ही युवान वो अभी इंजर हो चुका है, वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका है, लेकिन लू फेंग की पावर्स ऐसी है कि वो यार उन सब अपने लॉर्ड जिंगमैंग के साथ मिलकर एक एक हिनवा एंचेस्टर्स को हंट डाउन करके मार सकता है। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि हम लोग साथ में जाएंगे, भले ही हम यहाँ पे अकेले अकेले नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत दिनों तक वहाँ पे साथ में ट्रैवल करते हैं। फाइनली वो साउदर्न रिवर टेरिटरी को छोड़ते हैं, जिसके साथ वो सब जाने लगते, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हम लोग जीत चुके, काफ़ी हाई स्पीड में होती हैं, जिसके साथ हमें सीन चेंज कम दिखाया जाता है बाकी के दूसरे बंदों को जो कि दूर से बैटल को देख रहे होते हैं, जिसमें जैन गॉड, एम्पायर हिनवा बीस्ट एंचेस्टर, पूजिन हिनवा एंचेस्टर, ज़ू जावी, मोगजू, ये सभी बंदे मौजूद होते जो कि बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किए होते। क्या फ्यूजी, फेदर एम्पायर और हर्मिट भी मौजूद होता है। वो सब देखकर हैरान होते कि प्रैक्टिस में फैक्शंस हार चुकी है और दूर से देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हिनवा एंचेस्टर्स की पावर्स और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी सोल बेस्ड अटैक को यूज़ कर रहे थे और वो युवान के खिलाफ ही यूज़ कर देते, लेकिन युवान इसको डिफेंड नहीं कर सका था। मोगुसी वो प्रैक्टिस फैक्शंस के खिलाफ बहुत ही नफरत को दिल में भरे हुए था, इसी वजह से वो लंबे अरसे से इस मूव को प्रिपेयर कर रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पे देख रहे थे। और जो दूर से देख रहे थे वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए एक सिंपैथी को बिल्ड कर चुके थे कि यार जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर युवान अपने पावर्स को पीक लेवल तक रिकवर भी नहीं कर पाया तो 8 लॉर्ड्स की कंबाइंड पावर सिर्फ 60 से 70% रह जाएगी, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ही कम रहेगी, मतलब आधी ही रह पाएगी। जिसके साथ में सीन चेंज को फाइनली लू फेंग और 7 लॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने युवान के साथ लॉर्ड जिंगमैंग की मास्टरी ओवर टाइम एंड स्पेस को लेकर वहाँ पे आगे भाग रहे होते हैं। हिनवा एंचेस्टर्स कैच अप नहीं कर पाते तो वो अपने अगले रास्ते निकल चुके थे, जिसके साथ 7 लॉर्ड्स युवान को देखते हुए कहते कि युवान वो कंप्लीटली ट्रैप हो चुका है। युवान एक गहरी नींद में जा चुका था, जिसमें कि कोई भी बंदा उसको उठा ही नहीं सकता है। जिसके साथ लॉर्ड्स आपस में बातें करने लगते और कहते हैं कि यार युवान अपने वो नींद में जा चुके हैं और हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। युवान कंप्लीटली इमर्स हो चुका है, वो बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ही खो चुका है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और लॉर्ड वुलान ये बात अच्छे से जानते थे, अगर बाहर उसके साथ कनेक्शन होता तो भले ही वो उसको उठाने की कोशिश करते, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस बाहर की दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ हो चुकी थी। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग कहता कि ब्रदर युवान को खुद पे रिलाई करना होगा और लू फेंग भी बस देखता ही रह जाता, क्योंकि युवान अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस का सबसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी बंदा था, जो कि अब फॉल कर चुका था। लॉर्ड जिन अपने युवान की तरफ देख कर कहता कि मुझे ब्रदर युवान पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, हम लोग और जिन वर्ड्स को कंक्रूर करने वाले और इस क्रिटिकल मोमेंट पे हमारे ब्रदर युवान को कोई भी नहीं रोक सकता। जिसकी वजह से 7 लॉर्ड्स वो सभी अपने युवान का वेट करना शुरू करते हैं, जिसके साथ हमें सीन सेंस कर युवान के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वर्ल्ड को दिखाया
जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है युआन को, जो कि कहता है कि मैं एक ऑलरेडी लॉर्ड बन चुका हूँ, मैं इन्फिनिटी नाइन स्पेस के पाइनेकल लेवल पे खड़ा होता हूँ। वहाँ पे दूसरी आवाज़ आती है जो कहती है कि आखिरकार मैं खुद को रोक कर क्यों रखूँ। तीसरी आवाज़ आती है कि हमें एक साथ मिलकर अटैक करनी चाहिए, हम ऐसे बंधे हुए क्यों हैं। चौथे आवाज़ ये होती है कि सातों के सातों लॉर्ड्स मेरे डेप्थ के अंदर है, मेरे कर्जदार है जो कि वो मुझे ओन करते हैं। जिसके साथ दूसरी आवाज़ आती है और भी कि मैं प्रैक्टिशनर फैक्शंस का ट्रू लीडर हूँ और एज ए लीडर मैं सबसे बेस्ट हूँ और सबसे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। मतलब यहाँ पे ये अलग अलग लाइनें हैं, लेकिन आपको पता चले कि यहाँ पर ये लाइनें असल में उन सभी की अलग अलग चीज़ें थी, उन सब की अलग अलग कॉन्शियसनेस की चीज़ें होती। वहां पर एक और आवाज आती है जो कहती है कि इन्फिनिट सर्पेंट क्लैन वो इतने लंबे अरसे से डिवोर कर रही है, इतने लंबे अरसे से कत्लेआम मचा रही है, तो मैं एक इमॉर्टल रंग का बंदा हूं, तो आखिरकार मैं इसको इतने लंबे तक इंड्योर कैसे रखूं। जिसके साथ वहां पे एक और आवाज आती है जो कहती है कि मैं हर एक चीज को स्लाउटर करूंगा, जैसे जिंग मैंग और लू फेंग ने किया था। जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से मैं सबको तबाह कर दूंगा, जिसकी वजह से कोई भी ओरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोवर करने की सोचेगी भी नहीं। जिसके साथ वहाँ पे एक और आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि मैं सभी बाधाओं को ही तोड़ दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ की युआन की कॉन्शियसनेस वो 7 अलग अलग कॉन्शियसनेस में बढ़ चुकी थी और सभी लाइनें वो सातों के कॉन्शियसनेस में बात हो रही थी, वो सभी अपनी लाइनों को दोहरा रहे होते हैं। अब यहाँ पे अपने युआन की खुद की सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस थी, जो कि उसके साथ 6 और कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, जो कि इतने लंबे अरसे से बन चुकी थी, क्योंकि युआन बहुत ही पुराना लॉर्ड बन चुका है और ऐसी कॉन्शियसनेस का बनना ये नॉर्मल सी बातें होती हैं। अपनी एक मेन कॉन्शियसनेस के साथ उसकी 6 अलग अलग एडिशनल कॉन्शियसनेस भी होती, जो कि समय के साथ बन चुकी होती हैं, जिसके साथ उन कॉन्शियसनेस के अंदर ही वो सारी बात होने लगती हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि हर एक कॉन्शियसनेस की खुद की अपनी मैनिफेस्टेशन होती हैं, खुद की इनर थॉट होती हैं और ये होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वो सारी कॉन्शियसनेस 7 कॉन्शियसनेस एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहती थी। जिसके साथ युआन की जो असल की कॉन्शियसनेस होती है वो अपने 6 के 6 कॉन्शियसनेस को देखते हुए कहती है कि ये सारे मेरे सब कॉन्शियस ये मेरे वीकनेस नहीं हैं। अब बंदा जो कि एंडलेस एजेस से टेम्पर होते हुए आया है, तो इसकी मेन कॉन्शियसनेस बाकी के 6 सब कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल होती हैं, जो कि अपने बाकी के छठे कॉन्शियसनेस को सब कॉन्शियस को सप्रेस करके रखे हुई थी। लेकिन यार ये अपने 6 सब कॉन्शियस को सप्रेस करने के दौरान अपनी मेंटल पावर्स को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उन सब के ऊपर सप्रेस कराने में लगा देता था, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल अफेक्ट होती है बैटल के दौरान वो कम हो जाती है। मतलब कि यार अपनी कॉन्शियसनेस के कुछ हिस्से को वो इसलिए यूज़ करता था ताकि वो अपने दूसरे कॉन्शियसनेस को प्रेस करके रख सके, जिसकी वजह से कह सकते हो कि जैसे अपने ऑरिजिन वर्ल्ड ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर एक जगह लू फेंग गया था वो सिटी में, तो कैसे उस बंदे को पॉल्यूशन हो चुकी थी, तो वो कैसे वो अपनी 99% पावर्स को अपनी वर्ल्ड पॉल्यूशन को ही मैनेज करने में लगा था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स घट चुकी थी, तो अपने फुल पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता था। वैसे ही युआन के साथ भी था कि वो अपने 6 कॉन्शियसनेस को 6 सब कॉन्शियसनेस को सप्रेस करने में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाया था, जिसकी वजह से वो अपने सारे पावर्स को यूज ही नहीं कर पाता था। और कह सकते हो कि युआन अभी तक अपने फुल पोटेंशियल्स को यूज ही नहीं किया है। इसके साथ युआन कहता है कि ये सारे कॉन्शियसनेस वो है जो कि मैंने एक बार डिजायर किए थे। जिसके साथ युआन उन 6 कॉन्शियसनेस को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इन सारे डिजायर को कैसे मिटा सकता हूं। और वो कहता है कि ये मोगुसी, इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं, जो कि मैंने इस काउंटलेस ईयर्स के थॉट्स को एक सब कॉन्शियस में नोरिश कर चुका है और ये मेरे अंदर ही है, तो मैं इसको तबाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यार युआन के अंदर वो पहले से ही मौजूद है, जब से वो एग्जिस्ट करता आया हुआ है और युआन इसको चाह कर भी मिटा नहीं पाया है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये उसके ही खुद के सोच थे, ये खुद के ही सोच होते हैं। भले ही आप बाहर से कुछ और हो, लेकिन हम सबको पता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी अंदर की बातें क्या है, हम अंदर से किस तरह के इंसान हैं, भले ही हम लोग एक नाइस गाय क्यों ना है। इसके साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है युआन के बारे में कि युआन एक ह्यूमन रूल ऑपरेशन सिस्टम को यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ की अपोजिट साइड होती है। लाइट का अपोजिट डार्कनेस होता है, कंपैरिजन का अपोजिट ग्रीड होता है, फेरोसिटी का अपोजिट फ्रीडम होता है, लेकिन ये सभी युआन खुद को होता है। और विदाउट हेसिटेशंस युआन अपने सब कॉन्शियस को लेकर एक
डिसीजन को बनाता है। उसकी जो मोस्ट पावरफुल कॉन्शियसनेस होती है वो सभी 6 कॉन्शियसनेस को अपने साथ लाना शुरू करती है, उसको अपने अंदर मर्ज करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे युआन वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम को बिल्ड कर चुका था, जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन रियल सर्कुलेशन पाथ को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता था। वो अपने सारे कॉन्शियसनेस को एक के अंदर मर्ज करना शुरू कर देता है। युआन की कॉन्शियसनेस सब फ्यूज होना शुरू होती है और वो उसको बनाना शुरू कर देती है, और यहाँ पे युआन एक नए ही फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही उसकी सारी 6 सब कॉन्शियसनेस माइंड एक साथ मर्ज होती है तो वो सभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो पहले युआन अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सबको सप्रेस कराने में लगाया हुआ था, वो फाइनली उससे हटा सकता है। वो फाइनली अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को, स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉर्मेशंस पे लगाकर उस पावर्स को यूज कर सकता है बैटल के अंदर, जिसके साथ में शिनचैन का लू फेंग और बाकी के 7 लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सेंस होता कि युआन अपनी आंखों को खोल दिया है, जिसको देखकर यार सभी लॉर्ड सरप्राइज हो जाते हैं और सभी युआन की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन यार युआन भी उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता कि युआन जो कि पहले काम था, रिजर्व था, फ्रेंडली था, दूसरों से कनेक्ट होना चाहता था, लेकिन अभी हमें युआन की आंखों में एक क्यूरियोसिटी दिखाया जाता है। उसकी आंखों से हमें पता चल रहा था कि कैसे युआन एक नया जन्मा बंदा है जो कि चारों तरफ देख रहा था कि वो एक नए जीवन की तलाश कर सके, जिसको देखकर जिन अपने युआन से बोलते कि ब्रदर युआन आखिरकार तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो युआन वहाँ पे बहुत ही हंस के कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। मुझे तो मोगुसी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने मेरे छिपे हुए मेरे सेल्फ को ही डिस्कवर करने में मदद की है, और ये मैं अब कम्प्लीटली मैं ही बन चुका। ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरी ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। अब पहले युआन कहीं ना कहीं अपने सिर्फ प्रोटेक्शंस पे ही रहा करता था, वो सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो बाकी के दूसरे चीज़ों को सप्रेस किए हुए था। अब युआन की सारी कॉन्शियसनेस एक साथ हैं, उसकी नफरत, उसका प्यार, उसका चाह, उसका डिजायर, उसकी हर एक चीज़ अब उसके साथ मर्ज हो चुकी है। युआन इन सब चीज़ों को बड़ी अच्छे से देख पा था। अब 7 लॉर्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन सबको अंदाजा हो गया था कि युआन पहले से काफ़ी बदले बदले लग रहे होते, जिसके साथ लॉर्ड मूवमेंट उससे पूछता कि ब्रदर युआन तुम्हारी स्ट्रेंथ का क्या हुआ। तो युआन वहाँ पे कहता कि बिल्कुल भी अनइफेक्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अब प्रीवियसली उसने अपने कॉन्शियसनेस सिस्टम को ही सप्रेस किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको मैं एक्सप्लेन फिर से नहीं करूँगा। जिसके साथ युआन वहाँ पे कहता है कि यार मेरे ऊपर जो ये रॉब मौजूद है जो कि उसने पहना हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। वो नए कलर्स को ढूंढना शुरू करता बिना किसी थॉट के। उसकी रॉब एक ग्रेस मल्टी कलर डिस्प्ले बन जाती हैं। वो अपने पैरों के अंदर से जूते को निकाल देता है, उसके सिर्फ अपने पैर ही दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसको एक आराम की ज़िंदगी का राह दिखाते हैं। जिसको देखकर तो युआन को देखकर तो 7 लॉर्ड्स मतलब 7 लॉर्ड्स युआन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसने किसी बच्चे की तरह हरकतें की थी, जिसको देखकर वहाँ पे युआन यार बड़ा ही खुश होता है। जिसके साथ यहाँ पे युआन सबसे कहता है कि चलो अब मेरे अपीयरेंस को तो मत देखो, चलो हमारे अंदर एक टास्क भी है। हेग्मा एंचेस्टर वो ज़्यादा दूर नहीं भागे होंगे, हमें उन सबको एलिमिनेट करना होगा। जिसको सुनकर तो 7 लॉर्ड्स हैरान हो जाते कि क्या एस्केप, और लू फेंग और बाकी के साइलेंट हो जाते, क्योंकि भाग कौन रहे थे, भाग तो अपने लॉर्ड्स रहे थे। तो यहाँ पे युआन कह रहा है कि वो लोग भाग रहे होंगे, चलो उनको पकड़ कर मारते हैं। जिसके साथ युआन वहाँ पे कहता है कि मोगुसी की सोल टेक्निक वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। पहले मोगुसी निर्वाणा हिनवांचेस्टर 1000 आई हिनवांचेस्टर जिंगलू हिनवांचेस्टर 10,000 टेंटिकल ड्रैगन मैट्राइज नाइटमेयर हिनवांचेस्टर और ड्रीम वेवन, इन सातों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया था। अगर हम लोग उनसे फिर से फाइट करेंगे तो सबसे पहले हमें उनके सोल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होगा, वरना वो लू फेंग और बाकी सबको भी टारगेट कर सकते हैं। जिसको देखकर लॉर्ड मिंगवांग भी कहती है कि सबसे पहले हमें थ्रेट को ही एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मिंगवांग और उसके स्पिरिचुअल विल्स इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपने युआन की तरफ फिर से कॉन्शियसनेस को रिगेन कर सके। इसके साथ यहाँ पर युआन स्माइल के साथ कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग रेंज किलिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकली वीकर नाइटमेयर हिनवांचेस्टर्स को टेक डाउन करेंगे, फिर हम 1000 आई, फिर 10,000 टेंटिकल ड्रैगन बैटराइज जिंगलू, और एक एक करके सबको टेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम वीकेंड बंदे को तबाह करेंगे, जैसे जैसे हम एलिमिनेट करेंगे वैसे वैसे खतरा वीकर होती जाएगा। जिसके साथ लॉर्ड जिन फिर से
अपने पुराने दोस्त से पूछते हैं कि युवान क्या तुम सच में ठीक हो ना। तो युवान वहाँ पे लॉर्ड जिन की तरफ देखकर कहते हैं कि पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ, जिसको देखकर लॉर्ड जिन कहते हैं कि फिर तो ठीक है चलो चलते हैं। और युवान, लू फेंग और बाकी सभी वहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं, उसी हिनवान चेस्टर्स की तरफ निकल चलते हैं। इसके साथ हिनवान चेस्टर्स हिनवान ऑफ टाइम एंड स्पेस के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि लॉर्ड्स वो उनके पीछे आ रहे, जिसको देखकर वो हैरान हो जाते कि क्या लॉर्ड्स वो पीछे आ रहे। सारे हिनवान चेस्टर्स अपने लॉर्ड्स को देखकर हैरान हो जाते कि वो अभी कैसे आ सकते हैं, जिसको देखकर इन्फिनाट सर पे हिनवान चेस्टर, पिंग फेंग, हिनवान चेस्टर, मोगुसी और बाकी मतलब जितने भी बंदे होते हैं वो मोगुसी तरफ देखकर कहने लगते कि क्या युवान अपने स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन कर लिया है। तो ये देखकर मोगुसी कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर ही नहीं सकता। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसने युवान को अंडर एस्टिमेट कर रखा था, क्योंकि उसने युवान के ऊपर जो टेक्निक यूज़ की है वो उसके पहले पावर्स के यूज़ की है। मतलब जब युवान ने ब्रेक थ्रू नहीं किया था उसके उस पावर्स को वो अंडर एस्टिमेट करके किया था, उस पावर्स को वो अंदाज़ा लगा के उसने सारी एक्सक्लेमेशन निकाली थी। लेकिन युवान के ब्रेक थ्रू के बाद उसने अपने हिनवान रूल सर्कुलेशन पाथ को बहुत ही पावरफुल बना लिया था, और साथ में उसके स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम भी वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, और उसकी फॉर्मेशन टेक्निक वो तो पहले से स्ट्रॉन्ग थी और अब भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और यहाँ पर इसी वजह से युवान इसको ओवरकम कर पाया है। वैसे मोगुसी स्पेकुलेशंस में काफ़ी अच्छा था, अगर यहाँ पे युवान ब्रेक थ्रू नहीं करता तो वो सच में उसी चीज़ में अटका रह जाता है। लेकिन अभी युवान ने ब्रेक थ्रू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, इसी वजह से वो इसको ओवरकम कर पाया। जिसके साथ हमें यहाँ पे युवान को दिखाया जाता है जो कि पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने की आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सच में अपने लॉर्ड्स को ऑल आउट होते हुए देखेंगे। जो पहले युवान की पावर्स कम थी वो तो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।